Good morning students. Now here in this video lesson of your class 10 social science, we are studying making of the Indian Constitution, and today we will study about Constituent Assembly debate. देखिए, Constituent Assembly debate, संविधान सभा वाद विवाद. Discussion of the proposals of the Fundamental Rights सब कमेटी. डिस्कशन यानी चर्चा और फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार. डिस्कशन ऑफ द प्रपोजल्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी यानी मौलिक अधिकार समिति. फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी मौलिक अधिकार समिति के प्रस्ताव पर संविधान सभा में चर्चा. डेट है ट्यूसडे अप्रैल 29, 1947. द मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was held at 8:30 in the कॉन्स्टिट्यूशन हॉल इन न्यू दिल्ली. भारत की संविधान सभा की बैठक 8:30 बजे नई दिल्ली के संविधान सभागृह में हुई. प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर्ड द मीटिंग. माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बैठक की अध्यक्षता की. वल्लभ भाई पटेल ओपन्ड द डिस्कशन बाय प्रेजेंटिंग द इंटरिम रिपोर्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एडवाइजरी कमेटी. वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकार परामर्श समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा. इंटरिम रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन. वल्लभ भाई पटेल ने कहा, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू. समिति में 2 विचारधाराएं थी. वन साइड फील्स दैट टू द एक्सटेंट पॉसिबल all rights that are directly enforceable by the court should be included. यानी एक विचार यह मानता था कि जितने संभव हो उतने अधिकार शामिल करना चाहिए जो अदालत में सीधे लागू किया जा सके. Any citizen can then approach the court directly without any difficulty to claim any of these rights. इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई के सीधे अदालत जा सके और अपने अधिकार प्राप्त कर सके. The other point of view is that fundamental rights should be limited to only those essential things that can be considered basic. दूसरी विचारधारा का मत यह था कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसी अनिवार्य बातों तक रखा जाना चाहिए जिन्हें आधारभूत माना जा सके. There was much discussion on both viewpoints and eventually a middle path was worked out between the two. दोनों विचारधाराओं में काफ़ी बहस हुई और अंत में एक बीच का रास्ता निकाला गया. इसे बहुत अच्छा मध्यम मार्ग माना गया. Both sides studied the fundamental rights of almost every country in the world. दोनों विचारधारा के लोगों ने सिर्फ एक देश के मौलिक अधिकारों का अध्ययन नहीं किया बल्कि दुनिया के लगभग हर देश के मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया. Both sides studied the fundamental rights of almost every country in the world, not just any one country. They came to the conclusion that as far as possible, the report should include those rights that are considered reasonable and justified. वे इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें इस प्रतिवेदन में जहाँ तक संभव हो उन अधिकारों को शामिल करना चाहिए जिन्हें उचित माना जा सके. There could be differences
about this in this house, which has the right to consider every article in an analytical manner, suggest alternatives, and modify or discard any suggestion. वे इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें इस प्रतिवेदन में जहाँ तक संभव हो उन अधिकारों को शामिल करना चाहिए जिन्हें उचित माना जा सके। उस पर सदन में मतभेद हो सकता है और इस सदन को हर अनुच्छेद पर आलोचनात्मक तरीके से विचार करने, विकल्प सुझाने, संशोधन और निरस्त करने का सुझाव देने का अधिकार है। रंजन सिंह ठाकुर, श्री रंजन सिंह ठाकुर। The point I wish to make is linked to clause 6, which relates to untouchability. श्री निरंजन सिंह ठाकुर ने कहा, महोदय, मैं जिस बिंदु का उल्लेख करना चाहता हूँ उसका संबंध आर्टिकल क्लॉज 6 यानी धारा 6 से है, जो अस्पृश्यता यानी अनटचएबिलिटी से संबंधित है। आई डोंट थिंक यू कैन इरेडिकेट अनटचएबिलिटी विदाउट पुटिंग एन एंड टू द कास्ट सिस्टम। मैं नहीं समझता कि जाति प्रथा को खत्म किए बिना आप अस्पृश्यता यानी अनटचएबिलिटी का उन्मूलन या ख़त्म कर सकते हैं। Till the time we do not completely abolish the caste system, it is truly pointless to try and stop the practice of untouchability in any real sense. अस्पृश्यता यानी अनटचएबिलिटी जाति प्रथा नामक रोग का प्रतीक होने के सिवाय कुछ नहीं है। जब तक हम जाति प्रथा को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेंगे तब तक सही तौर पर अनटचएबिलिटी की समस्या पर ब्रेक लगाने का या रोक लगाने का कोई उपयोग नहीं है। एस.सी. बैनर्जी, वी नीड टू फर्स्ट क्लैरिफाई व्हाट एग्जैक्टली अनटचएबिलिटी मीन्स। अध्यक्ष महोदय, असल में अनटचएबिलिटी यानी अस्पृश्यता को स्पष्ट करने की ज़रूरत है। We are familiar with this word for the past 25 years, but there is still confusion about its meaning. इस शब्द से हम पिछले 25 सालों से परिचित हैं, फिर भी अभी तक इसके अर्थ को लेकर बहुत भ्रम है। Sometimes it means merely taking a glass of water. Sometimes it is used in the sense of admission of Harijans in temples. कभी इसका मतलब एक गिलास पानी लेना भर है तो कभी हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश देने के अर्थ में दिया गया है। Sometimes it is about intercaste dinners and sometimes about intercaste marriage. कभी इसका मतलब अंतर्जातीय भोजन व अंतर्जातीय विवाह से लिया गया। So when we use the word untouchability, we should be clear in our mind what it really means. इसीलिए जब हम अस्पृश्यता या अनटचएबिलिटी शब्द का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में यह बात साफ होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। What is the exact implication of this word? Implication यानी वास्तव में क्या अर्थ निकलता है। What is the exact implication of this word? इस शब्द से वास्तव में क्या अर्थ निकलता है। In my opinion, we should make no distinction between untouchability and caste distinctions because, as Sri Thakur has said, untouchability is just a symptom. मेरा ख्याल है कि हमें अनटचएबिलिटी और जाति भेद के बीच फर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसा श्री ठाकुर ने कहा, अनटचएबिलिटी सिर्फ एक लक्षण है। The root cause
is caste division, and until this root cause is removed, untouchability will remain in some form or other. अनटचेबिलिटी मूल कारण जाति भेद है, और जब तक इसके मूल कारण जाति भेद को नहीं हटाया जाता, अनटचेबिलिटी किसी न किसी रूप में मौजूद रहेगी. When our country gains freedom, we should expect everyone to enjoy equal social condition. जब तक हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा, जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा, तो हमें बस इस बात की अपेक्षा करनी चाहिए कि हर व्यक्ति को समान सामाजिक परिस्थितियां उपलब्ध हो सके. इक्वल सोशल कंडीशन यानी समान सामाजिक परिस्थितियां. रोहिणी कुमार चौधरी, श्री रोहिणी कुमार चौधरी, उन्होंने क्या कहा? इन ऑर्डर टू डिफाइन अनटचेबिलिटी, it can be clearly stated that untouchability means any act that discriminates on grounds of religion, caste or any occasion that is legally recognized. यानी अनटचेबिलिटी की परिभाषा के लिए यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि अनटचेबिलिटी का मतलब है धर्म, जाति या जीवन यापन यानी ओकेशन, जीवन यापन के लिए कानून द्वारा स्वीकार किए गए धंधों को लेकर भेदभाव प्रकट करने वाला कोई काम. के.एम. मुंशी, उन्होंने कहा, श्री के.एम. मुंशी ने, आई अपोज दिस अमेंडमेंट, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ. द डेफिनेशन इज वर्डेड इन अ वे दैट, परिभाषा को इस तरह शब्दों में लिखा गया है कि इफ इट इज एक्सेप्टेड, कि यदि इसे मंजूर कर लिया गया, एनी डिस्क्रिमिनेशन कैन बिकम अनटचेबिलिटी इवन ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और कास्ट और इवन जेंडर, कि यदि इसे मंजूर कर लिया गया तो वह जन्म स्थान या जाति, यहाँ तक कि लिंग के आधार पर भी किसी भी भेदभाव को अनटचेबिलिटी बना देगा. धीरेन्द्र नाथ दत्ता, श्री धीरेन्द्र नाथ दत्त, उन्हें कहा, आई फील दैट सम डेफिनेशन और अदर इज नेसेसरी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई परिभाषा तो होनी ही चाहिए. इट इज बीइंग सेड हियर दैट अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज अ क्राइम, यहाँ यह कहा जा रहा है कि अनटचेबिलिटी किसी भी रूप में अपराध है. A magistrate or judge dealing with the offences will need a definition of untouchability. अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के मामलों की सुनवाई करने वाले दंड अधिकारियों या न्यायाधीशों को परिभाषा देखनी होगी. Otherwise, one magistrate could consider something is untouchability while another magistrate could consider some other thing. एक दंड अधिकारी किसी खास बात को अनटचेबिलिटी मानेगा, जबकि दूसरा न्यायाधीश किसी और बात को अनटचेबिलिटी मानेगा. एज अ रिजल्ट देयर वुड बी नो यूनिफॉर्मिटी अमंग मजिस्ट्रेट्स इन डीलिंग विथ सच ऑफेंसेस. इसका परिणाम यह होगा कि अपराधों का फैसला करने में दंड अधिकारियों की कार्यवाही में समानता नहीं होगी. इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अ जज टू डिसाइड केसेस, तब न्यायाधीशों के लिए मामलों का फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. मोर ओवर अनटचेबिलिटी मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट प्लेसेस. इसके अलावा अनटचेबिलिटी का मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होना है. इट कुड मीन वन थिंग इन बंगाल एंड समथिंग एल्स इन द प्रोविंसेस. बंगाल में अनटचेबिलिटी का मतलब कुछ और है, जबकि दूसरे प्रांतों में, प्रोविंसेस यानी प्रांत, दूसरे प्रांतों में उसका मतलब एकदम अलग होता है. वल्लभ भाई पटेल ने कहा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू क्लॉज 24. मैं इस सदन का ध्यान धारा 24 की ओर दिलाना चाहता हूँ.
which says the Union legislature will make laws to give effect to those provisions that require legislation. इसमें कहा गया है कि संघीय विधायिका, यानी संघीय विधायिका का मतलब यूनियन लेजिस्लेचर, इस खंड के उन हिस्सों के बारे में कानून बनाएगी जिसके लिए ऐसे कानून की ज़रूरत है. So I believe the legislature will define untouchability to enable the courts to award exemplary justice. इसीलिए मैं यह मानता हूँ कि संघीय विधायिका अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी शब्द की परिभाषा बनाएगी जिससे अदालतें उचित दंड दे सके. In this way, the task of defining untouchability was left to future legislature. इस प्रकार अनटचेबिलिटी की परिभाषा बनाने का काम भविष्य की विधायिकाओं पर छोड़ दिया गया. So my dear students, this was the Constitution Assembly debate, discussion of the proposals of the Fundamental Rights Subcommittee, Tuesday, April 29, 1947. And here we will continue in our lesson in our next video lesson.